Even before checking whether you've written the correct answer or not, the first thing जो एक इवेलुएटर को प्रिपेयर करता है आपका आंसर चेक करने के लिए इज़ द वे दैट यू प्रेजेंट योर पेपर. So paper presentation is one of the most important things, especially class 10th के बोर्ड एग्जाम्स में, because आपका पेपर एक स्ट्रेंजर चेक कर रहा होता है, एक टीचर जो आपको नहीं जानती. तो आप सोचिए वो टीचर आपको कैसे जज करेंगी. वो टीचर आपको मेयरली आपने जिस प्रकार का पेपर प्रेजेंट किया है उस बेसिस पे जज करेंगी. सो नाउ इफ समवन हु डज नॉट नो यू is going to be correcting your paper, I think आपका paper should be the most beautiful paper ever. Now to make it the most beautiful paper, here are some answer writing tips that are extremely important. आपका syllabus एक जगह होता है, I'm telling you, and your paper presentation and practice for your paper presentation is at one side of the table. So today we are going to be discussing exactly those tips on how to make your paper presentation better. Before that, hello everyone, this is Maitreyi Thorat. Welcome or welcome back to my channel. Without any further ado, let's dive right in. That I would also like to inform you guys that ये एक parent video है. There are going to be 6 more parts of this video. So 1/6, 2/6, 3/6, where we will be diving into specifics. तो आप अगर देखेंगे तो मेरे पास मेरे सारे स्कूल के पेपर्स हैं. Specifically, I will be talking about the midterms in those segments. So I will be telling you subject wise on how you're supposed to firstly write and how you're supposed to present your paper for that specific subject. So this is going to be a broader parent video and then we will dive right in. So do not forget to check out my channel for the sub videos of this series. So first and foremost, once you receive आपको आपका पेपर जैसे ही मिलता है, मैं आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए बता देती हूँ, आपका एक सील होता है आपके आंसर शीट पे, देयर इज अ सील. तो जैसे ही आपको पेपर मिलता है आप वो सील खोल के ये मत करने लग जाना, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ. तो स्कूल में जैसे ही आपको आपका पेपर मिल जाता है, स्पेसिफिकली फॉर योर मिड टर्म, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ मार्जिन. आपको एक साइड में मोस्ट प्रॉब्ली मार्जिन दिया रहेगा, सेकंड साइड पे जल्दी से पेंसिल से ठक ठक करके 30 सेंटीमीटर का स्केल लेके जाना है, जल्दी से सारे पेजेस पे एक मार्जिन ड्रॉ करना है प्रॉपर. आपको मैं ये सजेस्ट करती हूँ, अगर आप एक ब्रॉडर मार्जिन रखेंगे स्पेशली फॉर इंग्लिश एंड हिंदी, और अगर आपको कम लिखने की आदत है तो आप अगर ब्रॉड मार्जिन लिखेंगे, आप आपकी लाइन का साइज छोटा करेंगे तो वो दिखेगा कि आपने ज़्यादा लिखा है. व्हेन टीचर, दिस इज अ मेंटालिटी जनरली फॉर थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स कि अगर बच्चे ने ज़्यादा लिखा है तो उसको ज़्यादा पता होता है. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ मोर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, this may not be the mentality of a few, but the broader mentality is that if you've written more, you essentially know more. Alright? So, and a margin also helps your paper look extremely neat. So you should have 2 margins. अगर आपको ये दे नहीं रखा है तो जल्दी से बना लेना, ठीक है. एंड यस, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर पे सील होता है, तो वंस द बेल रिंग्स एंड योर राइटिंग टाइम स्टार्ट्स, इमीडिएटली विद इन 1 मिनट आपके पूरे पेपर पे देयर शुड बी मार्जिन्स. ओके, डोंट फॉरगेट टू मेक मार्जिन्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में मार्जिन के साथ वाला पेपर मिले, जनरली नहीं मिलता है जो जैसे आपको मिलेगा, बट प्रैक्टिस, जैसे सैम्पल पेपर में आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस while making margins. Now you made your margin. Second point will be very basic point. Keep your handwriting extremely neat and clean. Naturally, a teacher would not really want to check a paper which has very ugly handwriting, because teacher को उतना ही, उस evaluator को उतना ही दिमाग उस पर लड़ाना पड़ता है. evaluator के पास इतना टाइम नहीं होता है, उनको बहुत काम होते हैं, उनके पास लिटरली इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका पेपर ऐसे देख देख के पढ़े. ठीक है, अपना हैंड राइटिंग सुधार लो. अभी बस सितंबर स्टार्ट हो रहा है, अपना हैंड राइटिंग प्लीज सुधार लो. अगर खराब होगी तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग. यू हैव टू हैव अ रीडेबल एंड क्लियर हैंड राइटिंग. मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको प्रॉपर कर्सिव कैलीग्राफी वाली हैंड राइटिंग चाहिए, बट इट शुड बी क्लियर एंड रीडेबल. ऐसे जम्बल्ड वर्ड्स नहीं चाहिए, शैबी हैंड राइटिंग नहीं चाहिए. इट शुड बी वेरी क्लियर एंड रीडेबल एंड कीप स्पेस बिटवीन वर्ड्स. अगर आप कोई शब्द लिखते हैं तो मेक श्योर आप उसके बीच में स्पेस रख रहे हैं. दिस मेक्स योर हैंड राइटिंग ऑटोमेटिकली मोर रीडेबल. ऑलराइट,
Now the third and a very important point is to always break your answers into points or bullet points. So you're not supposed to write in paragraphs. No paragraphs, only points. Break them into points. The reason why a student is supposed to write in points is because evaluator के लिए checking उतना ही easy हो जाता है, उतना ही fast हो जाता है. Point wise checking करना is comparatively extremely easy rather than checking paragraph answers. So make sure you've written it in points. If you can see here, this is one point, this is another point, these are sub points. In English, when you come to 11th, you will learn note making and summarization. इसमें you will learn this much more easy, अच्छे से how to make proper notes, but make sure that they are in points, your answers. यहाँ पे भी एक और answer है. See how I have put points. You can number them, you can arrow them like I have done here, you can number them, you can bullet them, जो आपको चाहिए. You can most importantly number them. That will be most beneficial, not important, most beneficial, ताकि आपके points ज़्यादा दिखे. When it's number now 1 2 3 4 5, the quantity of points increases. It looks more compared to if you put a bullet there. आपको दिखेंगे कि अच्छा बच्चे ने, इवेलुएटर सोचेगा अच्छा बच्चे ने 6 पॉइंट लिखे हैं 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए. Automatically, as I said, if a student writes more, it is considered that they know more. Alright, and yeah, write in points. One more important thing I wanted to tell you is, yes, very important. Now आपकी normal question answer question paper में the number is written normally. Suppose this is 32. So the number points that you write should not be 1 2 3 4. It should always be in Roman number because 1 2 3 4 के format में आपके questions लिखे हैं. ठीक है, always put your points in Roman numbers. Otherwise अगर आपको Roman numbers अच्छे नहीं लगते तो please use bullets. Don't use normal 1 2 3 4 numbers. Alright, that's very important. Now the fourth point is to underline and box your final answers. Again, like the third tip, this is also extremely important. Underlining your answers, your keywords. Now आपको पूरा आपका आंसर अंडरलाइन नहीं करना है, उसमें जो keywords है, specific keywords जो आंसर है, only those are to be underlined. I will show you an example of that. Suppose this is my answer, right? यहाँ पे keyword is hot water. The sentence is the hot water from thermal and nuclear power plants. What is the keyword? Hot water. So I've underlined hot water. नीचे what are the keywords? Primary treatment, secondary treatment, tertiary. Primary, secondary, tertiary. I've underlined them. It is very important to underline because underlining क्या करता है ना, जब एक टीचर आपका पेज पलटता है, उनका ग्लांस सीधा फर्स्ट आपके अंडरलाइन वर्ड पे जाता है. तो अगर आपका आंसर इमीडिएटली ऐसे पॉपअप हो रहा है, faster marks. I'm telling you, you do not want the evaluator to spend more time on your paper. If they are going to spend more time on your paper, you're going to lose more marks. The less time they spend on your paper, the more marks you get. It's an inverse relationship. अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, इवैल्यूएटर जल्दी चेक कर पाएंगे, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. अगर आपका शैबी हैंडराइटिंग होगा, शैबी प्रेजेंटेशन होगा, इवैल्यूएटर को ऐसे देख देख के चेक करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको कम मार्क्स मिलेंगे. It's an inverse relationship. So make sure you underline ताकि जैसे ही इवैल्यूएटर पलटे उनको आंसर दिख जाए, वो टिक मार के चला जाए. This is how you play with the evaluator's time and mindset. Alright? Yep. Now the last and final tip, the fifth tip is that every diagram you draw in your paper must be extremely neat, labeled, and it should be drawn using a pencil only. No pen, no sketch pen, nothing. A pencil. It should be very neat. Use scales, rulers, and properly label it. If you leave an unlabeled diagram, there was no point of making the diagram itself. Alright, so here is an example of a proper neat diagram. This is a diagram of a solenoid. So naturally it is not very appealing to look at, but समझ लो, ठीक है मैं क्या बोल रही है. मेरे मिड टर्म के पेपर है, मेरे पास बोर्ड्स के भी पेपर है, तो मिड टर्म टू बोर्ड्स में मैंने बहुत इंप्रूवमेंट किया है. बोर्ड्स का जब बोर्ड्स आएंगे मैं तब दिखाऊंगी, अभी मिड टर्म का देख लो मेरा, ठीक है. हाँ, तो ये सोलेनॉइड का डायग्राम है, प्रॉपर नीट है. देयर हैज बीन यूज ऑफ रूलर्स, आई हैव यूज्ड अ पेंसिल, इट इज लेबल्ड. ठीक है, दिस इज हाउ ऑल योर डायग्राम्स शुड बी. डू नॉट फॉरगेट, इट्स इंपॉर्टेंट. That was the end of the broader version of this video. Now please do not forget to check out the subject specific
presentation and answer writing videos that I have on my channel. This will be uploaded first, and after that these sub videos are going to be uploaded. So make sure you tune in, subscribe and like the video. On that note, this is me, Maitreyi Thorat, your Score Sathi, signing off. Until next time.